कि राह के पत्थर हैं हम, दुनिया है ठोकर मारती, मंजिल पे पहुँचा दे हमें बनकर हमारा सारथी, या तो हमें तराश के एक सजदगा में ढाल दे, या मूर्ति बना हमें कि हो हमारी आरती। हिंदुस्तान में आमतौर पर ये माना जाता है कि फौज में मुसलमान कम जाते हैं। 30 लोग थे, उसमें से जैसे आपने पूछा मैं अकेला मुसलमान था, लेकिन उन 30 लोगं में मैं अकेला सेलेक्ट हुआ। मैडम को क्या खिलाते? मैडम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, तो क्या उनको तो पनीर टिक्का और वेजिटेरियन डिशेज ही खिलाते हैं। आदाब, मैं साकिब सलीम आवाज़ द वॉइस में आपका खैर मकदम करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अदा, आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर साहब, एक नेवी के बड़े अफसर जहां से वो रिटायर हुए। उसके अलावा वो एक शायर भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं और भी बहुत सारे तारुफ हैं उनके, जो कि आज आप उनसे जानेंगे। वेलकम खुर्रम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का स्टूडियो में बुलाने के लिए। खुर्रम साहब, सबसे पहले यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा। आप आर्मी में एक बहुत बड़े ओहदे तक गए। आम तौर पर जो सवाल जो भी हमारे पास मुस्लिम ऑफिसर आते हैं, कई बार आ चुके हैं, बहुत से लोग आपसे पहले भी, तो एक सवाल मैं हमेशा करता हूँ कि हिंदुस्तान में आमतौर पर यह माना जाता है कि फ़ौज में मुसलमान कम जाते हैं, ये डेटा भी है हमारे पास। तो और इसके पीछे एक वजह ये भी मानी जाती है कि मुसलमान खुद ही नहीं जाना चाहते। कुछ लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप सबसे पहले आपका ये जो सफ़र है आर्मी में पहुंचने का, उसमें अफसर बनने का, ये कहाँ से शुरू हुआ? कैसे आपने ये सोचा कि आर्मी में जाएं? और कुछ अपने बचपन के बारे में। ज़रूर। मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें अदब तो बहुत है, लेकिन फ़ौज में कोई नहीं था, ये बात सच्चाई है। तो मैं जब काफ़ी छोटा था तब मैं सिर्फ एजुकेशन में जाना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फ़ौज में जाऊंगा। तो मैं जब पढ़ाई मेरी ख़त्म हुई तो एमएससी के बाद मैं एक लेक्चरर बन गया। इत्तेफाक की बात ये थी कि जिस कॉलेज में मैं लेक्चरर बना था उसके जो प्रिंसिपल थे वो एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल थे, एजुकेशन ब्रांच के। उनका नाम था मरहूम कर्नल साहिब जान, काफ़ी मशहूर हस्ती थे वो। उनसे जब मेरा राब्ता हुआ तो मुझे लगा कि फ़ौज बहुत अच्छी जगह है। ये कॉलेज कहाँ था आपका? ये मुरादाबाद में था। मुरादाबाद में। तो मैंने वहाँ पढ़ाता था, फिज़िक्स पढ़ाता था, और उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ौज बहुत अच्छी जगह है, तुमको जानी चाहिए। वो आर्मी के थे और हम इंतज़ार कर रहे थे कि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जिसका भी कोई ऐड आएगा तो उसमें जाएंगे। इत्तेफाक की बात ये थी कि नेवल एजुकेशन का जो एडवर्टीजमेंट था वो सबसे पहले आ गया। और इत्तेफाक की बात ये, वो हमेशा कहते थे कि नहीं, तुम फ़ौज के लिए बने हो और तुम्हारे में सब वो खासियत हैं जो होनी चाहिए। मुझे तो मालूम नहीं थी इस बारे में। और इत्तेफाक की बात ये हुई कि मैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जब गया भोपाल में, तो 30 लोग थे, उसमें से जैसे आपने पूछा मैं अकेला मुसलमान था, लेकिन उन 30 लोगों में मैं अकेला सेलेक्ट हुआ। और उसके बाद मैंने नेवी ज्वाइन की। और नेवी में भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर भी कोई तासुब है या कहीं पर भी कोई हक तलफी होती है। ये तो बात फिर गलत है। ये चीज़ क्यों है कि आर्मी में मुस्लिम्स, मतलब साल दर साल हमारे पास डेटा है, 1950 की दहाई में डिफेंस के मिनिस्टर ने लोकसभा में बोला, बाद में उमर खालिदी की किताब भी हमें बताती है, 90s में भी एक बार लोकसभा में ये डेटा रखा गया है कि 1 से 2% कभी पार नहीं हो पाए। आज का डेटा तो हमारे पास नहीं है, तो ये रीज़न क्या है? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप चेक करके देखिए, गुजराती लोग शायद मुस्लिम से भी कम है फौज। ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी ज़हनियत क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ अख्तलफी हो रही है या होना नहीं चाहते। उनको लगता है शायद बेटर ऑप्शंस कहीं और अवेलेबल हैं, या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है कई बार। तो आई थिंक कि हमारा काम है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन को हमको ख़त्म करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ख़ास कौम जो है वो नहीं सेलेक्ट होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। देखिए, आप रियर एडमिरल थे। रियर एडमिरल यानी कि ऑलमोस्ट ये मेजर जनरल के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। ये मेजर जनरल के इक्विवेलेंट होती है, और एजुकेशन में हाईएस्ट पॉसिबल पोस्ट जी है। बिल्कुल। तो एक तरीके से आप नेवल एजुकेशन की हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचे। तो कुछ हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली जब नेवल एजुकेशन, नाम सुनने में तो लग रहा है कि कुछ होती होगी एजुकेशन, लेकिन आखिर इसमें होता क्या है?
अब पढ़े पढ़ाए आदमी को, अब जाहिर सी बात है डिग्री के बाद आदमी आया तो उसे क्या पढ़ाना पड़ता है, आप क्यों मतलब उसे पढ़ाना ही क्यों चाहते हैं, जी और किस तरीके के वो इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं, उसके बारे में, उसका कल्चर क्या होता है और क्या चैलेंजेस होते हैं वहाँ। जरूर। देखिए, एजुकेशन या ट्रेनिंग कह लीजिए बहुत तरीके की होती है नेवी में। एक तो वैसी ट्रेनिंग होती है कि जो बिल्कुल नया बच्चा 12वीं या 10वीं पास करके आया है, उसको आपको एक फौजी बनाना होता है। एक तो ये ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही कोई 12वीं पास करके या इंजीनियरिंग करने के बाद कोई लड़का या लड़की अंदर आई है, उसको आपको अफसर बनाना होता है। तो कुछ तो इस तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको हम एकेडमीज बोलते हैं। सेलर्स की एकेडमी होती है, ऑफिसर्स की एकेडमी होती है, मैंने वो दोनों हेड करी हैं। इसके अलावा भी आप देखें तो बहुत सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको वहाँ देनी पड़ती है। जैसे मैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर का एक्सपर्ट था, तो वहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिखाने के लिए भी आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बाहर नहीं सीख के आते, उनको अंदर ही सीखनी पड़ती है। तो उस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें आपके नेविगेशन के भी होते हैं, गनरी के भी होते हैं, कम्युनिकेशन के भी होते हैं, एंटी सबमरीन के भी होते हैं, और इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं, इंजीनियरिंग के भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब के कॉलेजेस, उन सब के इंस्टीट्यूट होते हैं। तो ये पूरी दुनिया है अलग, और उसके अंदर एजुकेशन ऐसा नहीं कि आप बाहर पढ़ के आ गए, अंदर आके बाद आपको पढ़ना पड़ता है, और शायद एडमिरल बनने तक पढ़ना पड़ता है। मैं अपने रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक कोर्स कर रहा था। कोर्स कर रहे हैं जी तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जी जी, जी जी। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर एज ए ऑफिसर आप गए, पहले एक टीचर रहे, उसके बाद एज ए ऑफिसर गए, तो एक आपके अंदर जो एक महबूबा बसी थी पोइट्री के रूप में, शॉर्ट स्टोरीज के रूप में, वो आपके साथ पिछले 40 साल से चलती रही है, अभी तक साथ हैं। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ पोइट्री का? कुछ तो कह लीजिए कि खुदादाद है, और कुछ जेनेटिकली भी है। शुरुआत कैसे हुई? मेरे जो वालिद साहब थे वो शायर थे, और नूरुद्दीन अहमद, नूर फरशौरी के नाम से, नूर बदायूनी के नाम से लिखते थे जी और काफ़ी मशहूर शायर थे वो। और मेरी वालिदा सितारा नूर साहिबा, वो अफसाना निगार हैं और ड्रामा भी करती थी। तो ख़ानदान से कहना चाहिए आपका एक्सपोजर तो था पहले से ही। विरासत लेकिन आदमी, एक घर में 4 बहन भाई होते हैं, तो वो चारों के चारों तो शायर नहीं बन जाते। तो असलियत है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर होता है जो आप करता है। तो आमतौर पे मेरे वालिद का इंतकाल जल्दी हो गया, मैं 15-16 साल का था। और उसके बाद एक तो खुद मेहनत करने से आगे बढ़ता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आदमी की सोच पे। तो उससे पोइट्री या राइटिंग जो है वो जन्म लेती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हम और सुनना चाहेंगे कि देशभक्ति वाला, जो आप तो देशभक्त तो है ही हैं, तो देश के लिए आपने क्या लिखा है वो सुनाइए हमें। मैं सुनाता हूँ आपको, कुछ 2-4 लाइन सुना देता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं वो लिखता हूँ जो मेरे दिल के अंदर से निकलता है। जी कोई ज़रूरी नहीं कि, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पहले आप कफन सेलेक्ट कर लीजिए फिर मुर्दा मारिए, तो वो मेरे हिसाब की शायरी नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब जज्बात अंदर से निकलते हैं तो आदमी लिखा। तो आपने कहा तो कुछ हैं अशार, जो कुछ क़तात हैं जो देशभक्ति के आप कह सकते हैं जिनको, तो वो पेश करता हूँ। एक है कि चमक की चाह में ये सरजमी नहीं छोड़ी, चमक की चाह में ये सरजमी नहीं छोड़ी, यहाँ की धूप यहाँ की नमी नहीं छोड़ी, ये पेड़ आज जो ऊंचाइयों को छूता है, ज़रा सा बीज था जिसने ज़मी नहीं छोड़ी। वाह, सुभान और अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। और एक और 4 लाइन है कि इरशाद। आदर मिला सम्मान मिला तेरे सहारे, आदर मिला सम्मान मिला तेरे सहारे, एक आखिरी दुआ तेरी अजमत को पुकारे, ताबूत हो रंगीन तिरंगे से हमारे, 2 गज ज़मीन चाहिए गंगा के किनारे। बहुत खूबसूरत। बहुत तो शुक्रिया। यहाँ पे और गंगा जानना के चाहूँ, किनारे, एक सेकंड में एक चीज पूछना चाहूंगा, जी। ये जो गंगा के किनारे है, ये क्या आप जहाँ के रहने वाले हैं उस वजह से? जी, क्योंकि गंगा के उसी किनारे वजह से तो आप गंगा के किनारे के ही हैं। जी मैं हूँ। मैं तो आप थोड़ा अपने नगीना, वतन के बारे में बताइए। मैं एक बहुत खूबसूरत जगह है नगीना, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ से गंगा बस 10 किलोमीटर दूरी है, और बहुत अच्छी नदी है। और तो क्या इसीलिए शायरी पर उसकी छाप है? शायरी पर उसकी छाप है, इसमें कोई वो फर्क नहीं। मुझको समुद्र भी अच्छा लगता है, पहाड़ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन नदी सबसे अच्छी लगती है। वो भी गंगा। वो भी गंगा। वो भी गंगा नदी पवित्र। तो अब फिर से वो उसी महबूबा की तलाश आपने की, कैसे की? उनके ऊपर भी शायरी की जो आपकी पार्टनर है? हम सुनना नहीं, चाहेंगे ये वो मजाक किस्सा। की बात तो नहीं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि आदमी जो पहली शायरी लिखता है
वो कुछ ऐसा होता है कि उसके साथ वो लिखता है। तो मैंने जो 4 लाइनें लिखी थी वो काफ़ी पॉपुलर हुई एक तरह से कहना चाहिए, जी। क्योंकि कई इंटरव्यूज़ में मैंने उनको बताया है और लोगों ने उनको पसंद भी किया। तो हुआ यूँ कि मैं 81 में वर्धमान कॉलेज बिजनौर में पढ़ता था। तो उसमें एक हमारी सहपाठी थी, तो वो मुझे अच्छी लगती थी। तो लेकिन वो गैर मज़हब थी और उस ज़माने का माहौल ऐसा था कि अगर आप किसी को लव लेटर लिख दें तो आपके डंडे पड़ने के पूरे इम्कानात रहते थे। तो जी। लिख के तो दे नहीं सकते थे, सुनाने की तो हिम्मत नहीं थी। तो हमने क्या किया, वहाँ का बड़ा मशहूर अखबार था, उसका हमने एक जगह ख़रीदी बड़ी मुश्किल से, और उसमें हमने वो 4 लाइनें लिखी। तो वो मेरी ज़िंदगी की पहली 4 लाइनें हैं सुनना जो चाहेंगे वो जो 4 लाइनें। अखबार में छप गई मेरी खुद की वजह से ही, और वो उन तक पहुँची भी, उन्होंने तो पढ़ा। ये प्रपोज किया आपने? ये मैंने प्रपोज़ किया और उनके वालिद साहब को मैंने पता किया था उनके यहाँ कौन-सा अखबार आता है, उसी में छपवाया था। अच्छा। तो उन्होंने वो पढ़ लिया उन्होंने वो पढ़ लिया। और अच्छा। अच्छी बात ये है कि वो बाद में हमारी बेगम भी बनी, जी। अभी भी हैं। तो वो 4 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। ज़रूर। इरशाद। तो राह के पत्थर हैं हम, उनका नाम आरती है, ये बता देता हूँ कि राह के पत्थर हैं हम, दुनिया है ठोकर मारती, मंजिल पे पहुँचा दे हमें बनकर हमारा सारथी, या तो हमें तराश के एक सजदगा में ढाल दे, या मूर्ति बना हमें कि हो हमारी आरती। तो हमारी आरती कहने का और कोई तरीका नहीं था, यही था कि यही तरीका है। निकाला। अखबार के ज़रिए ही हो गया प्रपोज और ये आप तो पहली शायरी ये थी। बिल्कुल। और ये आपकी पहली छपी हुई शायरी ये भी है पहली ज़मदाद छपी हुई में। शायरी भी है, आज और तक वो आपके अखबार साथ रखा है। भी है ज़िंदगी भर, जी, ज़िंदगी बिल्कुल के साथ है, ये इंस्पिरेशन बनकर। मेहरबानी ऊपर वाले की। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप अभी भी मैं जब कुछ लिखता हूँ हमेशा उनको पहले सुनाता हूँ। वो लिखती नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी क्रिटिक हैं। अगर कुछ अच्छा अच्छा। नहीं लिखा होता है तो वो बता देती हैं। आमतौर पर होता भी है, बीवियां हाँ, सबसे अच्छी क्रिटिक होती भी हैं। और वो बता देती हैं कि इस पे दाद मिलेगी, इस पे नहीं मिलेगी। तो अच्छा। पहले पता चल जाता है। तो इस मामले में वो अच्छा एक टच स्टोन है मेरे लिए। और क्या शौक आप रखते हैं? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, खाना बनाने का, खाना खाने का, खाना खिलाने का, तीनों शौक है। तो शायद मेरे वालिद साहब से आए, वो शिकारी थे अपने टाइम के, तो उस ज़माने में शिकार परमिटेड था, तो हम उनके साथ जाया करते थे, तो वहाँ से शौक़ लगा। तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। क्या क्या और खिलाते हैं बनाकर? अभी पूरा मेनू सुनाऊँ तो आपके मुँह में पानी आने लगेगा। बिरयानी से लेके कबाब तक, पसंदे, कोफ्ते, नॉनवेज की सारी डिशेज़, वेजिटेरियन की भी सारी डिशेज़, हर तरह का। तो आप काफ़ी कुछ बना लेते हैं। तो जी, मैडम जी। को क्या खिलाते हैं? मैडम तो प्योर वेजिटेरियन है, तो क्या बात है? उनको तो पनीर टिक्का और वेजिटेरियन डिशेज़ ही खिलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जी। शायरी है और आप एक आर्मी के इंसान भी हैं। तो आर्मी में रहते हुए अदब के लिए वक्त निकालना, ये किस तरीके से पॉसिबल होता है? ये सवाल मुझसे बहुत, और ज़्यादातर मेरे बॉसेस ने पूछा बहुत। लेकिन असलियत इससे अलग है। क्या होता है, 2 वजह हैं। पहली बात तो ये, लोग समझते हैं कि शायद फ़ौज में हैं तो इतना इनको वक्त ही नहीं मिलेगा कि ये लिख पाएँ। दूसरी बात, उनको लगता है कि फ़ौज का माहौल शायद इस तरीके का होगा कि उसमें शायरी करना बड़ा मुनासिब नहीं होगा और बड़ा मुश्किल होगा। दोनों बातें पूरी तरीके से गलत है। पहली बात तो ये, अगर आप शायरी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। शायरी हमेशा खुदरा होती है, और जी। आपको सुबह 4 बजे भी आ सकती है, दिल करे लिखने के लिए, रात में 12 बजे भी आ सकती है, और जिस टाइम आप ड्यूटी कर रहे हैं उस वक्त भी आपको लगता है तो वो डायरी निकाल के लिख लीजिए, बाद में उसको सही कर लीजिएगा। तो वक्त की तो कोई पाबंदी कभी शायरी पे हुई नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं शायद माहौल ऐसा नहीं है फ़ौज का कि जहाँ पर लिखा जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। हर वक्त तो लड़ाई हो नहीं रही होती। और दूसरी बात ये कि जिस जगह पर आप पोस्टेड होते हैं, आमतौर पर फ़ौज में चाहे परेशानियाँ कितनी हो रही हो, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह होती हैं और इतना खूबसूरत माहौल होता है उस जगह का कि जी। आपको वो बहुत अच्छा लगता है, जब तक कि बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत भी होता है। तो मैं बहुत खुशनसीब था कि मैं जहाँ-जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, चाहे वो उड़ीसा हो, विशाखापट्टनम हो, गोवा हो, बॉम्बे हो, केरल हो, सब बहुत खूबसूरत जगह थी। तो वहाँ पे हिंदुस्तान हमारा इतना खूबसूरत है। पोएट्री लिखना बहुत आसान हो जाता है। नहीं, तो आपने जैसे पोएट्री लिखी इतनी, तो आमतौर पे कहा जाता है, बहुत से मशहूर शोरा ने इस बात को कहा है कि शायरी किसी हादसे से जन्म लेती है, या तो आपने अभी जैसे कहा कि शेर तो कभी भी हो सकता है बिल्कुल। और किसी भी वक्त हो सकता है। तो जब आपको ये शेर, जिसे कहते हैं, नाजिल कहना अगर हम कह दें, तो वो
कौन से ऐसे मतलब मौके हैं जबकि ऐसा होता है आपके साथ, कोई ख़ास वजह होती है, कोई ख़ास टाइम होता है, कुछ उसके बारे में आप बताइए। मैं उसको एक तरीके से आपको बताता हूँ। मैं कुछ अशार आपको सुनाता हूँ, पहले तो सुनाइए। आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्यों हुआ। देखिए, मैं आपको कुछ मुनफरिद अशार हैं वो सुनाता हूँ आपको। जी जैसे इरशाद। एक बहुत आसान सा शेर है, एक दिन जाहिर हो जाएगा शान शौकत किसके हैं। एक दिन जाहिर हो जाएगा शान शौकत किसके हैं, गुल्लक भी समझा करती थी सारे सिक्के उसके हैं। वाह। ये कब हुआ? जब मैं रिटायर हुआ तो आपको अंदाजा होता है कि आपके पास जितना कुछ था वो कुर्सी की वजह से था, या आपके पास जो कुछ भी था वो एक खास पोजीशन की वजह से था। जी। और आज आप वो हैं जो आप खुद हैं, बस और कुछ नहीं है। बस और कुछ। तो ये एक तरह का एक दिमाग में आपके क्लिक करेगा, एक ख्याल आएगा। सिचुएशंस जी। खूबसूरत तो आपने ख्याल। जो मेटाफर है गुल्लक, हाँ। ये सोचने की जो वजह है ये क्यों आया? क्योंकि मतलब आमतौर पे इस हाँ, चीज को मैंने गुल्लक से कभी जोड़ा नहीं, कंपैरिजन करते हुए किसी को सुना नहीं है। मैंने इसलिए किया क्योंकि गुल्लक के अंदर सब कुछ होता है, वो बज रही होती है, उसको उस टाइम इतना गुमान होता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन असलियत यह है कि जैसे ही क्रैक होती है तो उसके बाद पता चलता है कि उसका तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ जो है वो कहीं और का ही है। तो ये आदमी के ऊपर भी होता है, आदमी को लगता रहता है कि हम मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन असलियत ये है। तो और एक देखिए, आप देखिए कहाँ पे आया होगा ये, जमीन और आसमां उसको जवाल देते हैं, जमीन और आसमां उसको जवाल देते हैं, डाउनफॉल। जमीन और आसमां उसको जवाल देते हैं जो घर से नींव का पत्थर निकाल देते हैं। अब इसमें ये नींव के पत्थर की कोई बात नहीं है, ये मैंने उन बुजुर्गों को देख के किया जिनको उनके बच्चे देखभाल नहीं करते। तो ये कहीं कुछ होता है तो आपके ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि मैं एक एसोसिएटेड हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर ओल्ड एज होम को मैं देखभाल करता हूँ। तो ये वहाँ से आया है कि ज़मीन और आसमां उनको जवाल देते हैं जो घर से नींव का पत्थर निकाल देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो पड़े रहते हैं। तो ये कैसे आता है, एक और देखें आप कि फूलों पे चला है न ये शूलों पे चला है, फूलों पे चला है न ये शूलों पे चला है, तलवे बता रहे हैं उसूलों पे चला है। अब देखिए, जो आदमी उसूलों पे चलता है उसको कितनी दिक्कतें होती हैं, तो जब कहीं पर वो क्लिक करता है तो आप उसमें शायरी करते हैं, निकालनी। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से शेर बनते हैं। यहाँ पर मैं और जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप शायरी भी करते हैं मतलब पिछले 40 साल से, और आपकी शॉर्ट स्टोरीज जो आपकी हैं, तो ये ख्याल कैसे, क्या ये ट्रू स्टोरीज भी है इसमें जी, कुछ? जी बिल्कुल सही है। इनके बारे में बताइए कि पहली आपने कैसी लिखी, क्या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ? 16 आने सच जो मेरी बुक है वो प्रभात प्रकाशन से आई, सबसे पहली बुक मेरी वही थी, शॉर्ट स्टोरी की कहानी की किताब थी। उसमें 16 सच्ची कहानियां हैं, और वो सच्ची कहानियां ऐसी हैं कि या तो वो मेरे साथ हुई और या मैंने होते हुए देखी, वो सच्ची कहानी है। तो ये ऑब्जर्वेशन की पावर है, और फिर उसको मेरा स्टाइल है कि मैंने उसको कैसे कहा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत मिर्च मसाला लगा के मैंने बताया, वो सिंपल स्टोरीज हैं, लेकिन वो ह्यूमन वैल्यूज़ की, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, ह्यूमन सेक्रीफाइस की और रिलेशनशिप्स की स्टोरीज हैं। और वो सारी की सारी मैंने अपने सामने होते हुए देखी, जिससे आपको हर स्टोरी में एक ख़ास बात ये लगती है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हुई, कि उसमें एक ट्विस्ट आता है आखिर में, एंड में। वो स्टोरी आपको लग रही होती है कुछ और है, लेकिन अब जब आखिर उसका आने वाला होता है तो वो एकदम बदल जाती है, और वो हमेशा वो जो बदलाव है वो बहुत ही खुशनुमा है। वो ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने के बाद अफसोस हो, उसको पढ़ने के बाद आपको ह्यूमैनिटी में, रिलेशनशिप में आपका जो जज्बा है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये बुक बहुत पॉपुलर हुई, और 16 आने सच 5 या 6 एडिशन आ चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और चलते चलते एक और शायरी हम सुनना चाहेंगे आपको, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे एक नज्म है छोटी सी, अगर आप इजाज़त दें तो सुनाएं। जी इरशाद। कि इंसान की इंसान के आगे हरगिज़ ना लाचारी हो, इंसान की इंसान के आगे हरगिज़ ना लाचारी हो, मोहताजी और मजबूरी के बदले बस खुददारी हो। जिन हाथों से देते आए ना फैलाएं हम वो हाथ, लंबी उम्र तभी तक देना जब तक खुद मुख्तारी हो। वाह। और ना एहसान किसी का हम पर, ना बाकी जिम्मेदारी, ना बंदिश हो आज़ादी पर, ना कोई ताबेदारी, कोई बोझ ना हो सीने पर जब जाने की बारी हो, लंबी उम्र तभी तक देना जब तक खुद मुख्तारी हो। वाह। और साथ रहें तब तक अपनों के जब तक उनको भले लगें, गले ना पड़े कभी किसी के, ईद दिवाली गले मिले। सुबह दिन जैसे रोशन थे वैसी शाम हमारी हो,
लंबी उम्र तभी तक देना जब तक खुद मुख्तारी हो। और साथ चलें दोनों की सांसें, तालमेल ये रुके नहीं, दुनिया के आगे दोनों के सिर और नजरें झुके नहीं, मरते दम तक हर सुख दुख की सच्ची साझेदारी हो, लंबी उम्र तभी तक देना जब तक खुद मुख्तारी हो। और बच्चों जैसा बना रहे दिल, उनसी निर्मल काया हो, जैसा अब तक रहा सदा हम पर सेहत का साया हो, छोटी मोटी चल जाएगी लंबी ना बीमारी हो, लंबी उम्र तभी तक देना जब तक खुद मुख्तारी हो। और दिल से दिया गया अपनी मैयत को हर एक कांधा हो, वो आए करने रुखसत जिनको इखलास ने बांधा हो, सफर आखिरी भी अपना इस दुनिया पर ना भारी हो, लंबी उम्र तभी तक देना जब तक खुद मुख्तारी हो। खुद मुख्तारी हो। आपसे एक सवाल करना था, आपने अभी अपनी कुछ अशार के बारे में बताया कि वो कब आप पर उतरे, कब वो आपके जहन में आए। क्या ये इस वजह से है कि आपने अभी हमें बताया कि आप ओल्ड एज होम से जुड़े हुए हैं, कि ये वहाँ से आ रहा है या इसकी कोई और इंस्पिरेशन है? इसकी डबल इंस्पिरेशन है। जब मैं रिटायर हुआ, जिस टाइम रिटायर हुआ, उस टाइम मुझे ये लगा कि ये ताकत कभी हाथ से नहीं जानी चाहिए, खुद मुख्तारी। आपको कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आखिरी वक्त तक आपके पास आपकी ताकत अपने लुक आफ्टर करने की और अपने चाहने वालों को लुक आफ्टर करने की रहनी चाहिए। उसके लिए विल पावर, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने पुराने लॉरल्स के ऊपर बैठ नहीं सकते। तो मैं अब शायरी करता हूँ, वो अलग एक मेरी दुनिया है। उसके अलावा मैं एक एकेडमी चलाता हूँ ऑनलाइन, और मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए। तो मैंने अपने आप को उस काम में बांधने की कोशिश करी ताकि अपनी खुद मुख्तारी अपने हाथ में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।